नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जो जब भी बोलते हैं बवाल खड़ा कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो है केंद्रीय आवास शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही या जिसे मुद्दा आप लोगों ने बनाया वो था राहुल गांधी की फ्लाइंग किस। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी एक नासमझ व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट के अंदर उनको ऐसे सवाल करने चाहिए जो गंभीर सवाल हों, क्योंकि पूरा देश देखता है। लेकिन जब भी वो कुछ ना कुछ बोलते हैं तो इस तरह का बोल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज हो जाते हैं और नतीजा अंत में ये निकलता है कि जो विपक्ष है वो राहुल गांधी को अपना लीडर मानने से छोड़ दो, उनकी पार्टी के लोग ही इंटरनल तरीके से राहुल गांधी जी को अपना लीडर मानने से मन में इनकार कर देते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं उसका नतीजा अंत में ये निकलता है कि उन्हीं के खिलाफ चला जाता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को घमंडिया कहा। विपक्ष कह रहा है कि ये तो इंडिया का अपमान है। नहीं, इंडिया INDIA है, उसका उन्होंने एनालिसिस करके इंडिया डॉट या IN डॉट I डॉट N डॉट D डॉट I डॉट A डॉट इस तरह का जो है इसलिए डॉट लगा के उसको इंडिया उन्होंने पढ़ा और उसको अपना डिक्लेयर किया। तो पहले उन्होंने इंडिया के शब्दों का एनालिसिस करके चयन करके, अगर किसी से अभी विपक्ष के लोगों से पूछ लिया जाए कि जल्दी में इसका हिंदी का फुल फॉर्म बताइए तो नहीं बता पाएंगे। ये विपक्ष के अंदर अभी उसकी समझ नहीं बन पाई। तो इसलिए जो है घमंडिया कहने का मतलब ये है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला कि आप एक बात पर ही टिके हुए थे कि प्रधानमंत्री जी आए और पार्लियामेंट के अंदर जवाब दें। किस बात का जवाब दें, ये तो चर्चा के दौरान आएगा। आप तो केवल हल्ला मचाने का काम कर रहे थे, वहाँ घमंड में चूर थे पूरी तरीके से। और जब अविश्वास लेकर के आए तो अविश्वास में भी उन्होंने कोई उस तरह के सवाल नहीं किए, बल्कि जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने लगे तो उन्होंने बोला ही कि देखिए मैं प्रधानमंत्री जी को खींच करके ले आया हूँ। ये क्या बात थी? ये तो घमंड भरी बात थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने सवालों के जवाब एक एक करके देना शुरू किया तो बीच में ही आप उठ करके चले गए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और विपक्ष उठ करके चला गया। क्यों चला गया? पूरी बात को सुनी क्यों नहीं? अविश्वास आप लेके आए थे तो आप उन सवालों का अंत में आप क्लेरिफिकेशन भी करने का आपको अधिकार दिया जाता है। क्लेरिफिकेशन मांगने के बजाय आप बीच में ही उठ करके चले गए तो ये घमंड ही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2028 की भविष्यवाणी कर दी है कि विपक्ष 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। देखिए, मोदी जी ने कहा कि 2018 में आप अविश्वास लेकर के आए थे, वो मेरे लिए जो है विश्वास साबित हुआ और मुझे 2019 में जीता करके भेजाया। शुभ हुआ मेरे लिए। आप फिर 2023 में लेकर के आए हो, वो फिर मेरे लिए शुभ है। तीसरे चरण में जीत के आएंगे तो अगली बार जब 2028 में आप विश्वास लाइएगा तो पूरी तैयारी करके आइएगा। आप तैयारी करके नहीं आते, बीच में भाग जाते हैं, इसलिए तैयारी करके आइएगा और वो मेरे लिए फिर शुभ होगा। इसलिए आप जो है 2028 की अब तैयारी करो अविश्वास लाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में धुआंधार बैटिंग की और मुख्यमंत्री योगी ने तो भविष्यवाणी करते हुए यह भी कह दिया कि यूपी के अंदर 2032 तक कोई वैकेंसी ही नहीं है। जनता के लिए काम किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे हमारे देश में हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन आज भी मिल रहा है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए। 10 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में जा रहा है। 3.5 करोड़ लोगों को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आवास अब तक के मिल चुके हैं। 54 लाख से ज़्यादा आवास उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दिए जा चुके हैं। तो पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक का एक हम मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ
5-5 साढ़े 5-5 घंटे मीटिंग करके विकसित भारत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में और जितने भी उद्योग के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में एक चर्चा करके एक प्रोग्राम बनाने का तैयार किया है, विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इसलिए विपक्ष के अंदर डर पैदा हो गया कि मोदी जी का जो एजेंडा 2047 तक के है, वो एजेंडा अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने, मोदी जी ने पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया तो आगामी 25 साल तक के विपक्ष सत्ता में आने वाला नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ही आएगी। इसलिए ये सब एकजुट होकर के INDIA गठबंधन बनाए, जिसका एनडीए नाम दिए हैं। ये डर के मारे सब एकजुट होने का काम किए। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहा कि अब भी वक्त है वो कोई फैसला ले ले, वरना 27 से पहले अखिलेश यादव उन्हें क्लीन बोल्ड कर देंगे। क्या शिवपाल यादव को लेकर अभी भी बीजेपी में कुछ चल रही है बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके निर्णय के लिए कहा गया। एक बार उन्होंने निर्णय लिया भी, अपनी एक पार्टी भी बनाई, लेकिन अखिलेश जी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर वो शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में और फिर उसके बाद वो अपमानित होते हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने जो रवैया अपने पिताजी के साथ अपनाया, जिंदा रहते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, खुद बैठ गए। तो शिवपाल जी को तो सोचना चाहिए कि जो अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे खुद बैठ गए, हमारी वहाँ क्या औकात रहेगी। और अब इन्होंने विश्वास खो दिया अपने कार्यकर्ताओं का। बोल्ड निर्णय अगर शिवपाल जी नहीं लेते हैं अपने लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, तो वहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ आने का बात करें, लेकिन उनको राजनीति में बोल्ड निर्णय लेना चाहिए। ढुलमुल राजनीति, घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे हिलते रहने वाले राजनीति नहीं लेनी चाहिए। घड़ी का पेंडुलम लगातार चलता है मगर दूरी नहीं तय करता। लेकिन कौशल जी, अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? कोई चुनौती नहीं। पिछले बार जो है 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, BSP और सपा मिलकर लड़ी थी। दोनों लोगों का आधार है। ये गठबंधन भी वहाँ फेल हुआ और 64 सीटें 80 में हम जीत करके आए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। देख, सही बात है। अखिलेश जी को जो है पूरी तरीके से ये भरोसा रहता। पिछले बार क्या बोल दिया, 403 में 400 पार हम जीतेंगे। अब आप बताइए कि कोई बात इस तरह के आदमी कह सकता है? 403 में 400 सीटें अकेले बता दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी ने हम जीतेंगे। तो आप भी तो 80 में 80 का नारा दे रहे हैं। अब मैं तो 80 में 80 इसलिए दे रहा हूं कि मैं जीतूंगा। मैं एक दो सीट की बात नहीं करता, लेकिन मैं 80 में 80 जीतने की तैयारी में है। लेकिन अखिलेश जी 80 में 80 कैसे जीतने के लिए कह रहे हैं? आज की तारीख में 3 सीटें हैं, तो फिर वो कैसे कह रहे हैं? हम 64 सीटों से ज़्यादा आज भी हैं, 65 सीटें हमारे पास हैं, तो हम हैं आज की तारीख में आगे, तो हम 80 का दावा कर रहे हैं। कौशल जी, चर्चा है कि बहन जी एनडीए के साथ मिल सकती हैं, चुनाव साथ में लड़ा जा सकता है। इसके लिए तो मैं कोई बात नहीं कह सकता। ये तो बहन जी को अपना निर्णय लेने का काम करना है। लेकिन राजनीति में कोई चीज ये नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन क्या निर्णय लेगा। बहन जी को अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी के भविष्य के बारे में उनका सोचने का अपना काम है और वो सोच समझ करके निर्णय लेने का काम करेंगी। बीजेपी तैयार है अगर वो साथ आती है तो? निश्चित तरीके से अगर कोई मुद्दों के आधार पर बातचीत करेंगी तो बीजेपी ने ही 3 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। एससी महिला, अनुसूचित जाति, दलित जाति की महिला होने के नाते, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन आप पूरा करो, जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करो। इसलिए बीजेपी बेइज्जत हो करके भी 3 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम नहीं किया। आज डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अगर पूरा करने का काम कर रही है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कर रही है। लोगों को आवास देकर, लोगों को सुविधाएं देकर, लोगों को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराकर, प्रत्येक बैंक से एक महिला और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के, जिस तरीके से उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से
विकसित और मजबूत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। ऐसा बहन जी को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार भी यही कर रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि एसपी, बीएसपी, जेडीयू सब मिलकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना की अगर बात की जाए तो इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि ये समझ कैसी है। हम जाति जनगणना का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो आर्थिक रूप से उसको मजबूती होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यही कहा, शोषण विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना। इसका ये जातिगत जनगणना करने का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का अपमान करना। कुछ सामाजिक मुद्दों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसके बाद आपने कहा पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन के लिए अपने माता पिता को छोड़ देती हैं। आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, मैं लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हूं। ये बात कहना तो बहुत आसान है कि हम एडल्ट हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अगर कोई एडल्ट कोई भी 18 साल या 21 साल के बाद सोचने समझने के अंदर उसके अंदर वो आ गया, तो जिन माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, अपना खून पसीना बहाया, खुद अच्छी तरीके से अपनी सुविधाओं को छोड़ करके बच्चों को सुविधाएं दिलाने का काम किया उनका भविष्य बनाने के लिए, और अगर वो माँ बाप के साथ उनका अगर एक अटैचमेंट नहीं है तो कुछ लोगों के साथ अपने आप अटैचमेंट हो जाने का क्या मतलब है? थोड़े दिन के अंदर कितना बड़ा विश्वास है ये नहीं। लेकिन कौशल जी, आपने कहा था पढ़ी लिखी लड़कियां, इससे मैसेज दूसरा। हाँ, मैं देखिए ये बात कह रहा हूं। आप गांव में चले जाइए, गैर पढ़ी लिखी लड़कियां कोई लिव इन रिलेशनशिप में ढूंढे बहुत मुश्किल से शायद मिल जाए। ढूंढेंगे आप। जो घर से बाहर निकली नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं। नहीं, तो नहीं। क्या कौशल किशोर, एक सांसद, एक मंत्री ये कह रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, घर से बाहर निकलना छोड़ देना चाहिए, अपनी मर्जी से वो फैसला नहीं ले सकती? नहीं, ये सवाल आपका गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मकसद नहीं। और ये सवाल आपका गलत है कि आप जो कह रहे हो कि घर से गैर पढ़ी लिखी लड़कियां निकलती नहीं। घर से वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी नहीं है जा करके मंडी तक जाती हैं, मजदूरी करने जाती हैं, ईंटा गारा भी ढोती हैं, बड़े पैमाने पर लेबर का काम करती हैं, मेहनत का काम करती हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वो नहीं रहती। आप देखें ये, इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि वो घर से नहीं निकलती, घर से निकलती हैं, ज्यादा मेहनत करने का काम करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर वही आपको मिलेंगी पढ़ी लिखी लड़कियां जो माँ बाप को ठुकरा देती हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती। मेरे पास तमाम मैटर है। यहाँ रोकूंगी मैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आप लड़कियों पर सारा बोझ ना डालकर लड़कों का भी जिक्र करते हैं? अगर लड़कियां लिव इन में है तो किसी लड़के के साथ ही है। मैं कह रहा हूँ अगर लड़की तैयार नहीं होगी, किसी लड़के की हिम्मत नहीं किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह जाए। तो फैसला जब एक लड़का ले सकता है तो लड़की मैं यही कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो लिखा पढ़ी में रहे। लिखा पढ़ी में रहे, कहाँ लिखवाए? कोर्ट में लिखाए या अधिकारियों के यहाँ दे करके दे, जिला प्रशासन में लिख करके दे, मैं फला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में। तो इसके लिए एक कानून लाना पड़ेगा ना, ये कोई कानून लिव इन तो है नहीं। रिलेशनशिप में तो कोर्ट मैरिज कर लेना, कोर्ट मैरिज कर ले। फाइनली वो मैरिज करे तभी जाए। बाद में लड़की वही ब्लेम लगाती है कि मुझको शादी का झांसा दे करके और इतने दिन तक मेरे साथ लिव इन रिलेशन मिले और मेरे साथ धोखा दे देने का काम किया, फिर उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा वही लड़की लिखाती है। कौशल जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सब कुछ आपने लड़कियों के लिए ही तय कर दिया है। कुछ पुरुषों की भी नैतिकता की बात होगी? मैं पुरुषों की भी नैतिकता की बात कर रहा हूँ। किसी भी लड़के को किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जब तक कि उसके साथ शादी न कर ले। शादी के बाद भी तो ऐसे केसेस आ जाते हैं, शादी के बाद भी रेप के केसेस आते हैं, शादी के बाद भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, मारी जाती हैं, जान ले ली जाती है, तब क्या करें? देखिए ऐसे केसेस जो है, जिन लोगों में शादी वगैरह होती है उसके बाद लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उसी के लिए जो है केसेस बने हैं, FIR लिखी जाती है, ये किया जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात के लिए कि निश्चित तरीके से ऐसी जो घटनाएं होती हैं अक्सर उस सिरफिरे लोग करते हैं, माइंड जिनका काम नहीं करता, या किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं, या तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उनका चक्कर चलता है। तब अपने लेकिन अगला सवाल चांदनी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काउंटर मैं करूंगी। ये इसलिए करूंगी क्योंकि जब हम किसी के प्रति
इस तरह से रूल लगा देते हैं, लड़कियों के ऊपर नैतिकता का बोझ डालते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लड़कों को हम रास्ता देते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया तो ठीक है, नहीं, ऐसा इनडायरेक्टली नहीं। ये रास्ता देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। लड़कों की भी गलती है अगर वो किसी लड़की से शादी किए बगैर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये लड़कों की भी गलती है, निश्चित तरीके से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर इसीलिए केस भी लगता है। लेकिन क्या आप किसी अपने परिवार की किसी लड़की को ये छूट देंगी कि जाओ? लड़के को भी नहीं देंगे, लड़के को भी नहीं देंगी। तो किसी लड़के और लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में जाने की छूट नहीं देनी। लेकिन गलती तो दोनों की होती है ना कौशल जी, यहाँ पे किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते। हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है भाई? लिव इन रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ लड़का भी गलती करता है, लड़की भी गलती करती है, लेकिन इसका सारा परिणाम अंत में जो है, जो भविष्य खराब होता है, वो लड़का छोड़ के चला जाता है। लेकिन हाल लड़की फिलहाल को- में, लेकिन कौशल जी हाल फिलहाल में पाकिस्तान से सीमा भारत आई और भारत से अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान भाग करके आई, ये भी गलत है, और यहाँ से अंजू वहाँ गई, ये भी गलत है। मैं दोनों को गलत मानता हूँ। जिन बच्चों को पैदा किया बाप ने, उनको लेकर के यहाँ चली आई, उनका क्या भविष्य है? या जो सीमा यहाँ से अंजू वहाँ चली गई, उनका क्या भविष्य है? ये भावनाओं से जुड़ करके जाना है, ये खुद का निर्णय अपने हिसाब से लेने का उन्होंने काम किया है, बुद्धि से काम लेने का काम नहीं किया। केवल दिल से जुड़ी हुई बातों को लेकर भावावेश में या बहकावे में आ जाने के, चाहे सीमा ने किया हो चाहे इन्होंने किया हो, दोनों को मैं गलत मानता हूँ। एक और सामाजिक मुद्दे पर आपने बहुत संवेदनशील बात कही। आपने कहा कि मैं सांसद हूं और पत्नी विधायक, उसके बावजूद भी हम अपने बेटे की जिंदगी को नशे से नहीं बचा सके। मैं चाहता हूं अब कोई भी मां और पिता अपने बच्चे को नशे के कारण ना खो दे। क्या कहेंगे? मैंने अपने जीवन में कभी भी शराब की एक बूंद नहीं लिया, मसाला का एक चुटकी नहीं लिया, एक सिगरेट का कस भी नहीं खींचा मैंने। मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़ करके और नशा करने लगा। 4 साल बाद मुझे पता चला, क्योंकि ये घर में लोग चोरी करके करते। जब पता चला उसे खाया, उसमें एडमिट कराया ड्रग डिटेक्शन सेंटर में 6 महीने, कोई मिलने नहीं गया, ठीक हो गया, आया, शादी कर दिया, बीबी एमकॉम किए हुए, बच्चा हो गया, फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ा और फिर उसने नशा शुरू किया। हॉस्पिटल में तमाम जगह एडमिट कराया, लेकिन हम उसको बचा नहीं सके। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। अब ये मेरे समझ में आ गया कि जो नशा करता है उसका नशा बहुत छुड़ाने पर भी वो छोड़ नहीं पाता, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो। मेरे बेटे के अंदर इच्छा शक्ति वो बना नहीं पाया, इसलिए नशा छुड़ाना मुश्किल हो गया। मेरी गलती हुई ये कि मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी पत्नी सांसद विधायक है, मैं सांसद हूँ। एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बेटे को नशे से उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता तो जनरल लोग कैसे बचा पाएंगे? यही कारण है 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मरते हैं। आपने एक मुहिम छेड़ दिया है, आपके दिल आपकी आत्मा से जुड़ा ये मुद्दा है, आपने देश भर में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। अब तक कितनी सफलता मिल रही है? हम उन लोगों पे काम करते हैं। मैंने साफ तौर पे कहा कि मैं जब अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया तो नशा करने वालों का नशा नहीं छुड़ा पाऊंगा। लेकिन फिर भी करीब 20,000 लोग अब तक के नशा, इससे ज़्यादा लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके बेटे, उनके लड़के या लड़कियां मेरे आंदोलन से शामिल हुई। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की वजह से छोड़ने का काम किया, ऐसा आया। मेरी एक गलती है, मैं क्लियर कर दूं उस पर। मेरी एक गलती है कि मैंने लड़के की शादी की। अगर मैं शादी नहीं करता तो मेरी बहू विधवा नहीं होती। मेरा ग्रैंडसन, जो मेरा पोता है, वो बिन बाप का नहीं होता। मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की नशा करने वाले लड़के से शादी न करे। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी किसी भी प्रकार का नशा करने वाले ये बहुत लड़के बड़ी से बात ना कह दी करे। आपने। इसलिए न करे, वरना वो कब विधवा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं ये भी अपील करता हूँ कि अगर लड़का नशा करता है, उस नशा करने वाले लड़के की भी शादी किसी लड़की से न करे, क्योंकि उनकी बहू कब विधवा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। करोड़ों परिवार ऐसे हैं पूरे देश में जिनकी बहू भी विधवा है और बेटी भी विधवा है, क्योंकि दामाद भी नशा करता था और बेटा भी नशा करता था। 24 का अब चुनाव आने जा रहा है। कुछ सरकारी योजनाओं और दावों की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार की कोशिश है हाउस फॉर ऑल। कितने घर अब तक बन पाए और ये मुहिम कहां तक पहुंची है? 3.5 करोड़ अब तक की डिमांड थी। 3.5 करोड़ तक के आवास मोदी जी की सरकार ने 31 मार्च 2022 तक
उनको दे दिए। अब वो 2 साल के लिए 2024 तक और बढ़ाया है। जो डिमांड आएगी वो देने का काम करेंगे। अगला सवाल है, साल के अंत तक यानी कि मोदी गवर्नमेंट के इस टर्म के आखिरी वक्त तक कितनी स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी? 100 स्मार्ट सिटीज हमने चुनी है और वो लगभग कंप्लीट होने पर है, और आने वाले समय तक के 24 तक के जब ये चुनाव आएगा वो 100 की 100 स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो जाएंगी। आप शहरी आवास मंत्री हैं। नोएडा और गाजियाबाद में ऐसे बहुत सारे फ्लैट बायर्स हैं जिनको अपना घर अभी तक नहीं मिल पाया, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की मनमानी की वजह से। आपका जो मंत्रालय है वो क्या कदम उठा रहा है इसके लिए? इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल आया था कि इस तरह का जो लोग भी काम करते हैं वो अपराध, आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ रेरा बनाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ ऐसे लोग पकड़ के जेल में भी गए हैं। जिन लोगों की भी शिकायतें आएंगी और या आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्डर्स के खिलाफ हो रही है, और निश्चित तरीके से उन लोगों को आवास मिलेंगे, वरना बिल्डर जेल में होंगे। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर अब आपके साथ आ गए हैं और खबर यह भी आ रही है कि महान दल भी एनडीए के साथ आ सकता है। कुल मिलाकर अखिलेश जी के सारे साथियों को आप अपने साथ ले आते हैं। देखिए, जो एनडीए की विचारधारा है वो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की विचारधारा है, और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 272 जनपद चिन्हित करने का काम किया। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा 2047 तक आज़ादी के 100 साल पूरे होने पे हमारा देश नशा मुक्त होगा। तो ऐसा इस तरीके की जो योजनाएं हैं सबके लिए, हाउस फॉर ऑल, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और सबका विश्वास और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, इस योजना के तहत इस स्लोगन के साथ लोग जुड़ रहे हैं। बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, डिजिटल भारत की, विश्व गुरु भारत की, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली, बाढ़ बारिश में क्या हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली क्यों डूब गई? देखिए, इसके पहले जो NDMC थी वहाँ पे, उसमें बीजेपी का बोलबाला था, बीजेपी के नेतृत्व में थी, तो उसके पहले दिल्ली इस तरह नहीं डूबी जिस तरह इस बार डूबी। इसलिए डूबी कि कोई भी सफाई का काम, नाले की पानी की निकासी का काम ये दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, और जबकि इसके पहले ही पूरा बताया गया, उनको पता भी था। और अगर इतनी उनको सोच समझ नहीं है दिल्ली की सरकार को कि हाँ आने वाला समय बाढ़ का समय है और ऐसे में हम पानी की निकासी का इंतजाम नहीं करते हैं, तो उसका जो टोटल कारण है वो NDMC में की जो सरकार है उसका है, और दिल्ली की प्रदेश सरकार की उनकी जिम्मेदारी। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आपने करीब 22 किलो वजन कम किया है और आपने कहा इसकी प्रेरणा आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिली, कैसे? 24 किलो मेरा कम हो गया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप पहले अपना वजन कम करिए, और मैंने कहा करूँगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो दिल्ली में है वहाँ मुझे भेजा, और बाकायदा मेरी एक तरीके से उन्होंने डे की डे समीक्षा भी। मैं 10 दिन के बाद लौट के गया और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से मिल करके मैं बोलूं, तो जैसे बोला मैं कि सर मेरा 8 किलो वेट कम हुआ, कहने मत बोलो कितना वेट कम हुआ, कितना पेट की चौड़ाई कम हुई, मुझे सब चीज़ें मालूम है, खांसी आदि हुई तुम्हारी, अगली बार कब जाओगे ये बताओ। तो मैंने कहा फिर चला जाऊंगा, और मैं 3 बार वहाँ गया, वहाँ मेरा 11 किलो वेट कम हुआ। और वो जो उन्होंने डाइट चार्ट दिया, क्या क्या चीज़ नहीं खाएंगे, वो चीज़ें मैंने नहीं खाई, और आज मेरा 24 किलो वेट प्रधानमंत्री जी की वजह से कम हुआ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं बेवजह 24 किलो का वेट लेके घूम रहा था। अब तक मैं सैकड़ों लोगों को मैं वहाँ एडमिट करा चुका हूँ। कौशल जी, अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का। एक नाम हमारी तरफ से रखा जाएगा, आपके मन में जो राय आए आपको वो बतानी है। PM मोदी 100 साल एडवांस राष्ट्र के लिए, विकसित राष्ट्र के सोचने वाले कर्मयोगी, महान योगी, संत। अमित शाह एक ऐसे फायर ब्रांड लीडर है कि जो चीज को कहते हैं तर्कों के आधार पर उसको सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी लोगों को निरंतर कर देने वाले एक अच्छे बेहतर इंसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। माफियों को धूल चटाने वाले, माफिया डर के भाग गए हैं, और इसलिए
योगी जी को लोग ये मानते हैं कि अगर योगी जी है तो माफिया नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव जी का बड़बोलापन है और थोड़ा सा उनके अंदर एटीट्यूड है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे खुश नहीं है। राहुल गांधी जी एक ना समझ व्यक्ति है। वो अपने बारे में ही उल्टा सीधा बोल जाते हैं। एक बार बोल दिया उन्होंने कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। प्रियंका गांधी जी भी बातों का स्पष्टीकरण नहीं कर पाती हैं, बल्कि राहुल गांधी जी का ही सपोर्ट करने में खड़ी रहती है। ओवैसी जी लगातार केवल अपने समुदाय के लिए बोलते हैं। हर बात में वो लगातार केवल अपने समुदाय की बात करते हैं, जन समुदाय की बात नहीं करते। ओपी राजभर जी मुद्दों की बातों पर कभी जुड़ते थे, कहते थे, हमारे मित्र भी रहे हैं, लेकिन गलत जहां पर हो जाता है, जब उनकी समझ में नहीं आता है, बोलते हैं, और अगर गलती होती तो फिर बाद में सुधार करने का भी काम करते हैं। इसीलिए फिर से पुनः एनडीए में आने का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी, आप हमारे शो पर आए। आपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, दिल से जवाब दिया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। और अगले हफ्ते एक और खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।